आजकल जो ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, लड़कियां कौन से कपड़े पहन रही हैं, लेकिन आपको क्या लगेगा वो स्टिंग घूमने का तो मुझे भी स्टिंग घूमने जाना। मैं अगर आप बीच में 10 मिनट में या 5 मिनट में सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हैं तो आप 15 मिनट का फोकस इतना खो जाता है। अपनी डिजायर्स को एक्सपैंड करने के लिए ना किया जाए तो टेक्नोलॉजी ठीक है। इफ यू हैव अ कॉमन गोल, सारे फैमिली के मेंबर्स एक गोल की तरफ डायरेक्टेड है कि उनको लॉर्ड को सर्व करना है, तो टेक्नोलॉजी एक्चुअली उस ना गैप कम कर रही है ना बढ़ा रही है, वो हमें मिस गाइड कर रही है। हरे कृष्ण, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस एक सेंसिटिव और एक अच्छे टॉपिक के अंदर। टॉपिक का नाम है जनरेशन गैप। एक्चुअली अगर देखा जाए, जनरेशन गैप नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंट एज के अंदर किसी की मैच्योरिटी ज्यादा है तो वो हमसे ज्यादा देख सकता है, किसी की मैच्योरिटी कम है वो हमसे कम देख सकते हैं, उसकी स्पीड ज्यादा हो सकती है, उसको करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। आज की जेन जी है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, उनका देखने का नजरिया है। लाइक हम लोग बैलेंस शीट कंपनी की अब जाके सीखे हैं, जब हम लोगों ने बिजनेस किया 7-8 सालों के अंदर। बट 10 साल जो क्लास 10th में है या 10 साल 12 साल के बच्चे हैं वो कंपनियों के बैलेंस शीट रीड कर सकते हैं। एंड दिस इज अमेजिंग। मैं अभी रिसेंटली बहुत बड़ा सेमिनार अटेंड कर रहा था, तो मैंने वहाँ मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी के बिजनेस ओनर थे, आई डोंट टू नेम दैट कंपनी, वो उन्होंने मेरे को बताया कि उनके नेफ्यू है और उन्होंने आके उनके नेफ्यू ने उनकी बैलेंस शीट देखी, कंपनी कुछ 10,000 करोड़ की। उन्होंने देखा कि आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स ठीक नहीं दिखाई दे रहे। वो हैरान हो गए, वो कह रहे कि मुझे बैलेंस शीट रीड करनी है अभी आई, और ये 10 साल 12 साल का बच्चा है, मतलब ये मेरे को गाइड कर रहा है आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स का प्रॉब्लम हो रही है। तो समझते हैं व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ अ जनरेशन गैप। सो इट इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एज पर द पर्सपेक्टिव, values and your thinking pattern. And basically this term is coined for the parents and the children and parents generation gap, or your older and the younger ones, उनके बीच का जनरेशन गैप हो रहा रहता है। और मेरे हिसाब से जनरेशन गैप एग्जिस्ट नहीं करता, वेदों के हिसाब से जनरेशन गैप एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज एन illusionary word which has been derived into a modern philosophy by the modern thinkers. So if we encapsulate what the modern thinker says, so there's a two philosophy right now currently going into a modern world. There are two famous thinkers who gave a philosophy called existentialism. exist word से बना है existentialism। तो ये philosophy किसने दी? जीन पॉल और मार्टिन हाइडेगर ने। उसमें कहते हैं इंडिविजुअलिटी ऑफ फ्रीडम के ऊपर बात की। So every human being is an individual and he want to have a freedom. So that's why the generation gap starts existing, because everyone want to remain free. और ये फिलॉसफी कहाँ से आई है? गोलोक से आई है। अगर देखा जाए, हम सब क्या थे? हम भगवान के दास थे, और हम कहीं ना कहीं अपने डिजायर्स, एक फ्रीडम चाहते थे अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए। तो भगवान ने हमें क्या कहा? जाओ पृथ्वी पे जाओ और अपने डिजायर्स पूरी करो। ये क्या है? भगवद गीता में बताया गया, ये फ्री वर्ल्ड नहीं है, ये एक जेल है। तो हम लोग इस जेल के अंदर प्रकृति के 3 गुणों के रूल के अंदर बाधित हैं। तो हम लोग एक्चुअली फ्रीडम के अंदर नहीं जी रहे। अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल थोड़ा सा खराब लग सकता है। डॉग को हमेशा चेन से बांध के रखा जाता है, ओनर बांध के रखता है, उसकी लाइफ बड़ी सिक्योर रहती है। ही गेट्स 2 टाइम फूड एंड वेरी गुड फूड, ही गेट्स नर्चर्ड बाय हिज ओनर, ही गेट्स मेडिसिन ऑन टाइम, क्लोथ मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। बट एक स्ट्रीट डॉग की बात करें, अगर हम वेयर स्ट्रीट डॉग की बात करें, उसको ना खाना मिलता, बरसात में उसको उसी रेन के अंदर सोना पड़ता है, उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको नाली का पानी पीना पड़ता है, उसको खाना नहीं मिलता, उसको कई सारी बीमारियां होती हैं, वैक्सीनेशन नहीं लगती। तो वो फ्रीडम हमें लग रहा है कि फ्रीडम हमें मिली है, ऐसे हमें ऐसा लगता है एज ए ह्यूमन कि हमें फ्रीडम मिली है, लेकिन हम किससे बंधे हुए हैं? प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। अब हम दूसरे रूल की बात करते हैं जो मॉडर्न फिलोसफी से आया, वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। ये फिलोसफी 2 थिंकर्स ने दी। जो 2 थिंकर्स थे, उसका नाम था जीन फ्रैंकोआ एंड जैक्वस डेरिडा। व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म? पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म है, देयर इज अ मल्टीपल ग्रैंड नैरेटिव्स एग्जिस्ट, देयर इज नो सिंगल एब्सोल्यूट ट्रुथ व्हिच इज जस्ट अपोजिट ऑफ भगवद गीता। हम लोग क्या मानते हैं? देयर इज वन एब्सोल्यूट ट्रुथ। व्हाट इज दैट? देयर इज गॉड, एंड हु इज गॉड? कृष्णा इज गॉड। ये ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक में बोला गया, वो श्लोक हम चेक कर सकते हैं। अब ये 2 मॉडर्न फिलॉसफी आ गई। इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम चाहिए, जो पहली मॉडर्न फिलॉसफी। दूसरी क्या है? देयर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट।
एक सिंगल एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, बट भगवत गीता क्या कहते हैं कि एक सिंगल एब्सोल्यूट ट्रूथ एग्जिस्ट करता है। तो इन लोगों ने ऐसी फिलॉसफीज बनाई, बट ये फिलॉसफी एक्चुअली भगवत गीता के हिसाब से कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत सिंपल है। अब हम भगवत गीता का 2.16 श्लोक पढ़ते हैं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते अस्ता उभयोरपि दृष्टो अंता त्यनोस्ता दर्श भी। इसका क्या मतलब है श्लोक का? इस श्लोक का मतलब है असत्य ना, असत्य कभी एग्जिस्ट नहीं करता और सत्य का कोई अभाव नहीं। ये श्लोक सोल के ऊपर बात करें। इस श्लोक का मतलब क्या है? इस श्लोक का मतलब है हम जो आध्यात्मिक के स्टूडेंट्स हैं, स्पिरिचुअलिटी के स्टूडेंट्स हैं, भगवत गीता के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग बिलीव करते हैं कि सोल लेवल पे हम लोग जीना चाहते हैं, बॉडीली लेवल पे हम लोग नहीं जीते। बॉडीली कॉन्सेप्ट क्या है? टेम्पररी कॉन्सेप्ट। टेम्पररी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं बॉडीली लेवल पे। बॉडी हर 24 घंटे में चेंज हो जाती है, साइंटिफिकली प्रूवन कि हमारी बॉडी के एटम्स मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेहा जो आज एग्जिस्ट करती है, नेहा वो कल एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेहा जो आज एग्जिस्ट करती है वो 10 साल बाद एग्जिस्ट नहीं करेगी। तुम्हारी फिलॉसफी, तुम्हारे पैटर्न्स, तुम्हारा थिंकिंग, तुम्हारी लाइफस्टाइल, तुम्हारी पर्सनालिटी टोटल चेंज हो चुकी होगी। वैसे तो 24 घंटे में चेंज रहती है, बट 24 घंटे में जो चेंज हो रही है वो इतनी माइन्यूट लेवल पे चेंज हो रही है कि हम लोग नहीं समझ सकते। एक महाज्ञानी समझ सकता है जो समय के आर पार देख सकता है, वो 24 घंटे के अंदर समझ। लेकिन 4 साल के बाद बात करें, 1 साल की बात करें, तो बहुत मेजर डिफरेंस दिखाई देगा। हाइट के अंदर चेंज आ जाएगा, बॉडीली कॉम्प्लेक्शंस के अंदर चेंज आ जाएगा, कलर के अंदर सुंदरता बढ़ जाएगी, सुंदरता कम हो जाएगी, बालों के लेवल में चेंज आ जाएगा, घुंघराले हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट आता रहेगा, चेंजेस आते रहेंगे। तो इस लेवल में, तो हम लोग किस लेवल पे बात कर रहे हैं? सोल लेवल पे बात करते हैं। ये 2.16 सोल लेवल पे बताता है। तो हमारी मॉडर्न फिलॉसफी यहीं पे रिजेक्ट हो जाती है सबसे पहले। इसका पर्पस क्या हुआ कि हम लोग सोल लेवल पे क्या सोच रहे हैं? हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि सोल लेवल की, सोल हमेशा इटर्नल है, वो ना कभी मरती है ना कभी जीवित होती है, वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। ना उसको काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता, ना उसको जलाया जा सकता है, ना उसको भिगोया जा सकता है। जैसे भगवत गीता के चैप्टर 2 में ही बताया गया है कहीं ना कहीं। तो एक ये कॉन्सेप्ट हमारा चेंज हो जाता है कि दूसरा कॉन्सेप्ट भागवतम के कॉन्सेप्ट से आता है, जहाँ प्रहलाद महाराज की स्टोरी आती है। उसमें प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? वो हिरण्यकशिपु को सिखाते हैं इतनी छोटी एज के अंदर होकर स्पिरिचुअल लेवल का ज्ञान। तो कई लोग पूछते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो एग्जिस्ट करता है, क्या हम उसको कॉमन लेवल पे ला सकते हैं? हम उसको नहीं ला सकते, क्योंकि हर एक की अंडरस्टैंडिंग, हर एक की मैच्योरिटी, हर एक की नॉलेज डिफरेंस है। हम सिर्फ एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, और हमें ये रिस्पेक्ट कब होगी? जब हमारा एक कॉमन गोल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मंदिर में जाते हैं, या मतलब हम अलग अलग धर्मों की बात करें, क्रिश्चियनिटी में हम चर्च में जा रहे हैं, हम सिखिज्म में कहाँ जा रहे हैं, कोई बताओ, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, हम हिंदुइज्म में टेम्पल्स में जा रहे हैं। तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, अलग कास्ट, अलग फाइनेंशियल लेवल्स के लोग, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मध्यम अधिकारी है, इस तरह की। लेकिन जब हम टेम्पल में होते हैं, हम सारे एक कॉमन ओपिनियन पे डिस्कस कर रहे होते हैं, हम साथ बैठ के खाना भी खा सकते हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो उसमें कॉमन गोल क्या है? उसमें कॉमन गोल है भगवान, वो टेम्पल। तो सिमिलरली अगर एक घर के अंदर हम बचपन से भगवत गीता साथ में बैठ के पढ़ते हैं और ये एक साथ चलती हैं, तो हमारा कॉमन गोल क्या रहेगा? भगवान, लॉर्ड। तो जब हम लॉर्ड को सर्व करेंगे तो हमारी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो एक्ट क्या होगा? हमेशा भगवान के प्रति होगा। तो हमारे वो डिफरेंस ओपिनियन मैच करने लगेंगे कहीं ना कहीं। तो फॉर एग्जाम्पल, फिर मनुस्मृता और बाकी शास्त्र क्या बोलते हैं? एक और सोल्यूशन देते हैं, वो कहते हैं सोल्यूशन वर्ण आश्रम का सोल्यूशन। वर्ण आश्रम का सोल्यूशन क्या है? जो मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बात करी है ऑलरेडी पीछे, कि 4.13 है शायद श्लोक, यहाँ पे चतुर्गुण्या, मतलब जिसमें भगवान बता रहे हैं मया दृष्टम, क्या कहते हैं, सृष्टि को 4 मतलब अलग अलग उसमें बांटा हुआ, आश्रमों में बांटा हुआ है, अलग अलग उसके अंदर बांटा हुआ है। तो उसमें क्या है, वर्ण आश्रम के अंदर आपको अपना रोल बताना चाहिए, आप किस आश्रम के अंदर और आपका रोल क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आप किस कैटेगरी के, टाइटल से रोल नहीं होता कि कोई कह रहा है कि मैं छाबड़ा हूँ, कोई कह रहा है मैं गोयल हूँ, कोई कह रहा है मैं शर्मा हूँ। इससे रोल डिसाइड नहीं होते कि जब हम बॉर्न होते हैं हमारे पीछे एक ठप्पा लगा दिया जाता है, क्या यू आर छाबड़ा, यू आर शर्मा, यू आर गोयल। ऐसे नहीं है। आप क्या करने में, आपके पास स्किल्स क्या है करने के लिए। आर यू एबेस रीडर, देन
you are Brahman. Are you in defense? मतलब you love to fight, you love to protect others, then you're Kshatriya. You love to do financial tradings, you love to give society the money, then you are Vaishya. And if you love to do services, menial task, then you are Shudra. फिर अलग अलग आश्रम्स हो गए. तो इसी तरीके से अगर हम आश्रम कॉन्सेप्ट में रहते हैं तो ये गैप्स हैं, ये मिनिमलाइज हो जाएंगे, ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा सोसाइटी में, कोई अलग होगा. अगर गोल क्या है कि हम सबको कृष्ण को सर्व करना है, कॉमन गोल ये है अगर हमारा कि हमें कृष्ण को सर्व करना है, तो हमारे लिए आसान होगा. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, हम ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि हमारी जो सर्विसेज है वो एक ही तरफ डायरेक्टेड है. जो ब्राह्मण होंगे वो कृष्ण के लिए बोलेंगे, जो शूद्र, जो क्या कहते हैं क्षत्रिय होंगे, वो बाकी सोसाइटी के तीनों वर्णों की प्रोटेक्शन करेंगे कि वो कृष्ण की सेवा कर सके. जो वैश्य होंगे वो इसलिए अन करेंगे कि बाकी तीनों पार्टों को धन देकर कृष्ण की सेवा के लिए अच्छे से चला सके. जो शूद्र होंगे वो तीनों अपर पार्ट्स को सर्व करेंगे कि वो कृष्ण की सेवा अच्छे से कर सके. चारों का बोल गया कृष्ण की सर्विस, कॉमन गोल हो गया. अगर एक फैमिली इसी तरीके से भगवान की सेवा के लिए चलेगी तो वो गैप मिनिमलाइज हो जाएगा. तो इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं. तो हम लास्ट तो क्वेश्चन लेते पूछो. पहला सवाल, दोनों क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, तो जिसका पहला क्वेश्चन है वो अपना पहला क्वेश्चन पूछ सकता है. How to handle difference of opinion? ये मैंने अपने लेक्चर के अंदर आपको बता दिया. इफ यू हैव अ कॉमन गोल, सारे फैमिली के मेंबर्स एक गोल की तरफ डायरेक्टेड है कि उनको लॉर्ड को सर्व करना है, और लोग अपनी ड्यूटीज को अपने आश्रम के हिसाब से डिवाइड कर लें, तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कम हो जाएगा. पर जनरेशन गैप नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है. सेकंड क्वेश्चन. The second question is, what is the role of technology in increasing generation gap and how can we overcome it? सी, टेक्नोलॉजी एक मेजर रोल कर रही है जो डिफरेंस ओपिनियन बढ़ा रही है, और हमें ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रही है, पर टेक्नोलॉजी हमें हेल्प नहीं कर रही, टेक्नोलॉजी एक्चुअली हमें वीक कर रही है. If you talk about the social media, if you spend more time on a social media, your focus and your determination gets weaker up. So it has been researched and studied on the LinkedIn, on scientific platform also, कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं 1 घंटे का, फोकस हो कि आपको काम करना है, अगर आप बीच में 10 मिनट में या 5 मिनट में एक बार भी अपने सोशल व्हाट्सएप स्टेटस से सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हैं, तो आप 15 मिनट का फोकस अपना खो जाता है. तो आपका वो जो 1 घंटे का टाइम है वो जाके 2 घंटे में कंप्लीट हुआ. अगर आप 1 घंटा अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे, डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल के काम करते हैं, तो आपका काम 100% एफिशिएंसी के साथ फोकस ही कंप्लीट हो गया. तो टेक्नोलॉजी एक्चुअली उस ना गैप कम कर रही है ना बढ़ा रही है, वो हमें मिस गाइड कर रही है. अगर टेक्नोलॉजी का सपोर्ट सिर्फ अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया जाए, भगवान की सर्विसेज के लिए किया जाए, और अपनी डिज़ायर्स को एक्सपैंड करने के लिए ना किया जाए, तो टेक्नोलॉजी ठीक है. अदरवाइज टेक्नोलॉजी आपके अंदर एक कंपैरिजन, एक इनसिक्योरिटी और एक फियर क्रिएट कर रही है. पहले हमें पता नहीं होता था कि बराबर वाले ने कौन सी गाड़ी खरीदी, और वो आजकल जो ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, लड़कियां कौन से कपड़े पहन रही हैं. तो आजकल क्या होता है कि हमने सोशल मीडिया पे देखा कि उस लड़की ने कपड़े पहने. आपके घर में भी जो आपकी सिस्टर होगी या वाइफ होगी, वो क्या बोलेगी, मुझे ये कपड़े ला के दो, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है. हम ये नहीं देख रहे कि हमारा फाइनेंशियल बजट क्या है, सामने वाले ने क्या क्या ली. तो हमें सोशल मीडिया बहुत क्लोज ले आया, क्या कहते हैं, दूसरों के साथ कंपैरिजन करने के लिए. आपका फ्रेंड स्पेन घूम कर आया, चाहे वहाँ पे उसको बिल्कुल भी मजे ना आए हो, लेकिन आपको क्या लगेगा, वो स्पेन घूमने गया तो मुझे भी स्पेन घूमने गया. हो सकता है कि इंडिया में उससे बेटर जगह एग्जिस्ट करती हो, तो ये ऑप्शन हो सकती है.